नाउ एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल डिस्कशन है इस वीडियो में। मैं बताऊंगा ये कितने मार्क्स का है, इसको एग्जाम में कैसे लिखने हैं, फिर मैं इसके एम्प्लॉयमेंट क्या है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद स्टोरी की मदद से पॉइंट्स लर्न कैसे करने हैं वो बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, 4 प्लेलिस्ट मिलेंगे। 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 11th इकोनॉमिक्स, 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस और 11th अकाउंट्स। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर जब क्लिक करोगे उस लिंक को जो वहीं पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस प्लेलिस्ट के जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो आप 11th ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाओगे, जहां पे आपको वीडियोस मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको चैप्टर के जो उस चैप्टर का आखिरी वीडियो में एक्सरसाइज आंसर भी जरूर मिलेगा ताकि वो भी इजी हो जाए लर्न करने का। तो अभी हम शुरू करते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? सबने सुना होगा नौकरी, तो अभी हम शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट। नाउ मेरा एडवाइस है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। तो ये चार्ट एग्जाम में शुरुआत में ही ड्रॉ कर लेना तो फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपने ये बता दिया। अब ये जैसे आप ड्रॉ करोगे इट विल टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स एग्जाम में। उसके बाद क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट एग्जाम में कैसे लिखना है याद रखो। ए बी सी मैंने बताया है कैसे लिखना है, तो वो बता रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन और डी फीचर्स। ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो 12th का हमारा रिकॉर्ड है 95 96 जो हाईएस्ट मिलता है 97 तक है, वो आराम से मिल जाता है यदि तुम ए बी सी फॉर्म। चेकर को भी क्लियर होता है कि क्या लिखा हुआ है, चार्ट भी ड्रॉ किया, ये भी लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया, पॉइंट्स भी लिख दिया और क्या चाहिए फुल मार्क्स के लिए। सो सबसे पहले ये डेटा आप डालोगे, ये आपको कोई भी बुक में मिलना नहीं है, एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ है कि भारत में 48 करोड़ वर्कर्स है, जो कि चाइना में, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा वर्कर्स तो चाइना में, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। भारत में 48 करोड़ लोग काम करते हैं। 48 करोड़ तो बहुत सारे देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। पूरा पॉपुलेशन 2 करोड़, इंडिया में एक साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ता है, वो तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है। ठीक है ना। सो 48 करोड़ वर्कर्स है भारत में, जो चाइना के बाद हम लोग वर्ल्ड के साथ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स। पर उसमें से 94% अनइनकॉर्पोरेटेड अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज। अनऑर्गेनाइज कैसे? बहुत सारे लोग जैसे घरगुती इडली बनाना, ठीक है ना, या बोलते ना कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है घर पे, 5 लाख तक तो टैक्स लगता नहीं है, ठीक है ना, इनकम टैक्स। तो और जीएसटी भी 20 लाख के ऊपर वो सब शुरू होता है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, फिर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें नौकरी करते हैं बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है, रिकॉर्ड्स में भी कम रहता है। तो एग्जैक्ट गवर्नमेंट को और अपना देश में ऐसा कोई संस्था भी नहीं है जैसे अमेरिका में है कि कितने लेबरर्स एट दिस पॉइंट काम कर रहे हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट का प्रॉपर ब्यूरो भी नहीं है। वह आई थिंक गवर्नमेंट बहुत जल्द फॉर्म कर देगा। सो ये अभी गवर्नमेंट कैसे अंदाजा लगता है, प्रोविडेंट फंड जो है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जितने एम्प्लॉयज है और नए एडिशन में, उससे पता चलता है गवर्नमेंट को कि भाई ये इतने लोग को नौकरी मिला। लेकिन प्रोविडेंट फंड आई थिंक लेडीज के लिए 10,000 के बाद प्रोविडेंट फंड सैलरी से कटता है और आदमियों का आई थिंक 7,000 है। तो जिनका पगार महीने का 5-6 हजार होगा वो तो प्रोविडेंट फंड में आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे 94% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कैलकुलेशन करना मुश्किल पड़ता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट पर है, तो व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट? तो सबसे पहले हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट, जब एक आदमी, व्हेन, आदमी या औरत, व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, जब एक इंसान किसी और इंसान या संस्था के लिए जब काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर, एक स्कूल है, फ्रावशी स्कूल, विजडम हाई स्कूल, ठीक है ना, या फ्रावशी इंटरनेशनल, या इंडिया के रियान जो है, अच्छे अच्छे स्कूल्स है, वो टीचर काम करती है से विजडम हाई या फ्रावशी या बीवाई के कॉलेज या जमनालाल बजाज में जो टीचर्स है फुल टाइम जो काम कर रहे हैं। सो
मेन संस्था उसके अंडर एक टीचर काम कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन याद रखो, एम्प्लॉयमेंट का दर्जा प्राप्त करने के लिए देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, एक नौकरी होना चाहिए जहां पे एक एम्प्लॉयर हो, एक एम्प्लॉय हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो होता है, नासिक में कंसल्टेंट्स है, वो मुझे फोन करते हैं कि फलाना कंपनी में जाकर उनको ट्रेनिंग देना है, तो वो मुझे फोन करते हैं। तो मंथ में 1 या 2 बार वो मुझे फोन करेंगे, तो आई विल गो डिलीवर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का फॉर 4 आवर्स एंड कम बैक। बट वो कंसल्टेंट और मेरे में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आएगा नहीं, वो मेरे प्रोफेशन में बैठता है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं बैठता, ठीक है ना। सो आई विल रिसीव प्रोफेशनल फीस, नॉट सैलरी, जो नौकरी करने वालों को मिलता है। हाँ, उनके यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो फुल 8 आवर्स वहीं पे देते हैं। सो देर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कॉलेज है या स्कूल है, स्कूल का टाइमिंग इज, स्कूल का तो जल्दी खुलता है, ऐसे 8 to 4 होगा, या कॉलेज का 9 to 4, डिपेंड करता है, आजकल अलग अलग कॉलेज के अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं। तो जो फुल टाइम नौकरी करते हैं एक स्कूल या कॉलेजेस में, देर इज अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो स्कूल डिफाइन करता है, तो एनसीईआरटी डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अब जैसे तुमको कोई स्कूल का प्रिंसिपल बनना है तो बीएड कंपलसरी है, ठीक है। और एमबीए कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है तो पीएच डायरेक्टर होता है, उधर प्रिंसिपल नहीं बोलते, डायरेक्टर बोलते हैं, तो पीएचडी जरूरी है। आजकल नेट सेट, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और स्टेट एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता है, बहुत हार्ड एग्जाम्स रहते हैं सब। टीईटी भी आ गया टीचर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वालिफिकेशन, कुछ जगह पे पीजी लगता है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर बोलता है, ये तो फीचर्स में आने वाला है। बट बोलने का तात्पर्य, देर इज एन एम्प्लॉयर, देर इज एन एम्प्लॉय, देर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, तब वो माना जाएगा। और टीचर का लेक्चर दिन में 2 घंटा है, लेकिन बाकी 6 घंटा उधर ही रुकना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस एरिया जो है स्कूल या कॉलेज का, उसके बाहर जा नहीं सकती अनलेस स्कूल या कॉलेज ने कुछ काम दिया हो। तो उसी डायमेंशन में रहता पड़ता है, स्टाफ रूम में बैठे रहते टीचर, और कभी खबर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि भाई 2-3 घंटा का काम है, लेकिन बाकी 6 घंटा। तो इसमें इफ जैसे गेस्ट फैकल्टी, कभी कभार हम सैटरडे को मुझे बुलाते हैं, अभी तो खैर मुझे टाइम मिलता नहीं है, बट मैं जाऊंगा, 2-3 घंटे का लेक्चर होता है, डिलीवर किया और अपने घर वापस, मुझे रुकना नहीं पड़ता, बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जो फुल टाइम टीचर्स हैं वहां के, जो नौकरी करते हैं, जिनको महीने का पगार मिलता है, तो उनको रुकना पड़ता है। जैसे नासिक में बीवाई के कॉलेज है, बीवाई के कॉलेज एम्प्लॉयर है, वहां के जो टीचर्स है वो एम्प्लॉय है, ठीक है ना, एग्जाम्पल। सो आंसर क्या हो गया, एबीसी फॉर्म हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एबीसी फॉर्म में लिखा। और डी बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डी फॉर्म बोल देना, कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स या नेचर, ये डी बनेगा। और इसको फिर आप 1 2 3 4 पॉइंट विद एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे तो मार्क्स काटने की गुंजाइश का है। आप मुझे बताओ, ए बी सी, उसके ऊपर चार्ट बनाया, आपने तो मंदिर का पूरा प्रसाद ही चढ़ा दिया, अब तो भगवान को तो आशीर्वाद देना ही है। आप बोलोगे भगवान को, चेकर भगवान है, तो वही मार्क्स तो मिलने ही। तो सबसे पहले फीचर्स तो बड़ा आसान है, क्योंकि आप लोग के कोई पेरेंट्स भी जॉब करते होंगे, या आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज भी होंगे, तो एक कॉमन सेंस है कि नो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, नौकरी, जॉब, है ना। तो ये तो सबको पता ही है। याद है फर्स्ट चार्ट में मैंने बताया था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो पहला ही है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों, पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी है, जो टीचर्स को सैलरी मिलता है फ्रॉम दी स्कूल या कॉलेज जो भी है। सो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन जो स्कूल या कॉलेज पर कुछ जगह पे प्रिस्क्राइब्ड रहता है। अभी कुछ छोटे मोटे स्कूल है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में दे कैन आस्क 12वीं पास, ग्रेजुएट चल सकता है। लेकिन जैसे लेवल बढ़ते जाता है, आजकल तो टीईटी के एग्जाम, जो बीएड, नेट सेट, ये सब कंपलसरी हो रहा है, ठीक है ना। उसके बिना तुमको नौकरी मिलनी नहीं है। नेट सेट तो बहुत इसेंशियल क्राइटेरिया हो रहा है कॉलेज में, तो मुझे लगता है नेट सेट के बिना पॉसिबल भी नहीं है। तो जिनको बनना है टीचर, 12वीं के बाद डीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं। बीएड मेरे टाइम में 1 साल का था जब मैंने किया था, अभी 2 साल का हो गया। एमएड आई थिंक 1 या 2 साल का कोर्स है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया एमएड, ठीक है। बट नेट सेट मैंने क्लियर किया। बट मैं कहीं पे जॉब नहीं करता,
खुद का एकेडमी है, ठीक है ना, दैट इज हाउ इट वर्क। सो देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो लेट अस कम टू क्वालिफिकेशन। जो स्कूल या कॉलेज ने मांगा तो वो क्वालिफिकेशन उनके हिसाब से तुमको, और एक प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी भी बोलता है कि भाई स्कूल का प्रिंसिपल बनना है तो बीएड जरूरी है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कितने भी हाईली क्वालिफाइड हो, सीए भी हो, बीएड नहीं है तो तुम प्रिंसिपल नहीं बन पाओगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिक लेवल पे तुम यू आर वर्किंग अंडर समबडी, उन लोगों ने काम दिया वो तुमको करना है, प्रिंसिपल ने बोला जाके लेक्चर लो तो लेक्चर देना पड़ेगा, और चेकिंग करो, मार्क्स लो, रिजल्ट लो, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करो, ये सब काम जो एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, तुम आजाद नहीं हो, तुम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल तुम मारुति में काम कर रहे हो तो तुम महिंद्रा में जा नहीं सकते, और तुम अपना सीक्रेट्स भी तुम उसको बता नहीं सकते, तो सब कायदे रहते हैं। सो वर्क फॉर अदर्स, नेचर ऑफ वर्क जो एम्प्लॉयर बताए। जैसे वर्कर है तो मशीन में काम करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा काम डीप होते जाता है वैसे वैसे काम बढ़ते जाता है। मैनेजर रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो उसमें अकाउंट्स आ जाएगा, इनकम टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, बजटिंग आएगा, ठीक है ना, ये सब काम रहेगा फाइनेंस मैनेजर का, और बहुत सारे। तो जो एम्प्लॉयर बोलेगा नेचर ऑफ वर्क वैसा तुमको करना पड़ेगा। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस के सेक्रेटरी प्रैक्टिस या पर्सनल असिस्टेंट्स रहता है, तो वो काम जो, जैसे एक्टर बोलेगा भाई मेरे मीटिंग्स अपॉइंट, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग रख दे, फोन कॉल आया या फैन का मेल आया, या लंच, वो जहाँ पे शूटिंग को जाते हैं तो लंच उनके वहां पे आता है, ये मंगा दे। डॉक्टर्स के भी असिस्टेंट रहते हैं, पॉलिटिशियंस के भी रहते हैं, तो ये लोग क्वालिफिकेशन उनके हिसाब से और जो काम रहेगा उनके हिसाब से करना पड़ता है, डिपेंड्स कि एम्प्लॉयर तुमको क्या काम दे रहा है। अगेन वर्क कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम टेक्निकली 8 आवर्स का माना जाता है, पार्ट टाइम 4 आवर्स का माना जाता है। रिटर्न्स, अब वेजेस और सैलरीज, जो मजूर है फैक्ट्री में काम करता है उसको वर्कर बोलते हैं, उनको मजूरी मिलती है, मजूरी हो सकता है दिन में मिलती हो या महीने में मिलती हो। कंस्ट्रक्शन साइट में जो वर्कर्स है उन हर रोज का करीबन 300, 400, 450 ऐसा डिपेंड करता है काम क्या है। पत्थर तोड़ी का अलग ज्यादा रहेगा, नॉर्मल काम जो ईट रखना है उसका अलग रहेगा। सो इट विल वेरी बिटवीन 300, 450, 500 के हिसाब से रहेगा। लेकिन उनको डेली काउंट करते हैं बट मजूरी हफ्ते में एक बार देते हैं। कुछ लोग कैन गिव 14 डेज में, डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। और जो अकाउंटेंट है या एग्जीक्यूटिव है उसको सैलरी मिलेगा। रिस्क, तुम तो भाई नौकरी में जा रहे हो, तुम्हारा रिस्क लगभग जीरो है, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयर का, मशीन उसके, स्टॉक वो करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब वो भरेगा, तुम जा रहे हो काम कर रहे हो जो दिया जा रहा है, घर वापस आ रहे हो। सो तुम्हारा रिस्क सिर्फ जाने का, आने का, जाने का भी रिस्क लगभग नहीं है, तुमको टू व्हीलर की भी जरूरत नहीं, कंपनी खुद के बस बेचते हैं, तुमको जाकर बस में बैठना है और बस पहुंचना है, काम करना है, वापिस आना है। रिस्क तो एम्प्लॉयर उठा रहा है, तुम तो बस काम कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, तुम जॉब में जा रहे हो, तुम नहीं जा पा रहे हो तो तुम, अब जैसे इनकम टैक्स का काम है, तुम या बजट बना रहे हो तो तुम्हारी जगह पे किसी और को भेज नहीं पाओगे, कंपनी के अपने सीक्रेट्स रहते हैं जो तुमको, पासवर्ड सब तुम्हारे पास है, तुम ऐसे थोड़ी। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जमाने में ऑनलाइन पेमेंट्स होता था, अभी कैसे होता है कि जब चेक देते थे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, चेक से पेमेंट करते थे। अभी आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है, लेकिन ऑनलाइन एक आदमी के पास ताकत आ गई तो मिसयूज हो सकता है। तो आजकल कीज रहता है, सुना है कीज तुमने, इंटरनेट की कीज सुना है? यस सर। तो आजकल पेमेंट रिलीज करना है तो जैसे हमारी बिल्डिंग में किसी को चेक देना है तो 3 जन साइन करेंगे, जो ट्रेजरर है या जो 3 नॉमिनेटेड, तीनों साइन करेंगे। अभी लिफ्ट का ₹1,00,000 देना है तो 1, 2, 3 सिग्नेचर रहेंगे। फिर ऑनलाइन रहेगा तो कीज लगेगा, ठीक है ना, चेक के बजाय कीज, लेकिन 2 या 3 जन के कीज रहेंगे, उसके बिना। गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है, एक जन को पूरी अथॉरिटी नहीं रहती है, 3 अलग अलग लोग कीज के थ्रू एंटर करके क्लियर करेंगे तब जाकर होगा। तो तुम अपना काम किसी और को कैसे दे सकते हैं? कीज तुम्हारे पास है, किसी और को परमिशन नहीं होगा, नहीं तो फ्रॉड और मिसयूज हो सकता है। सो रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, मैं मेरा की किसी को दे, मुझे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कैपिटल, तुम्हारा कैपिटल तो जीरो है, पूरा तो कैपिटल तो एम्प्लॉयर ने लगाया। स्कूल कॉलेज में बेंचेस, बिल्डिंग, स्टाफ रूम, ठीक है ना, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी कैबिन, लाइब्रेरी का सब तो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, तुम्हारा कैपिटल लगभग जीरो है। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट तुमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 9 से 4 का जॉब है टीचर का, तो कोड ऑफ कंडक्ट है कि वही प्रीमाइसेस में वो टीचर दूसरे कॉलेज में फुल टाइम सिखा नहीं सकता, तुम डबल जॉब कर नहीं सकते, तुम प्राइवेट ट्यूशन ले नहीं सकते, या कोई दूसरा एक आदमी मैनेजर है
तो वो यूट्यूबर नहीं बन सकता, कमर्शियल काम नहीं कर सकता। ये सब कायदे तुमको फॉलो करने पड़ते हैं। तुम्हारा फोटो वीडियो कहीं पे दूसरी जगह पे तुम डाल नहीं सकते, डालना तो परमिशन लेना पड़ेगा। हर जगह पे कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट इतना स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कोई मैनेजर है, उसके लैपटॉप में पेन ड्राइव की भी स्लॉट नहीं रहता है। ये लोग कंपनी क्या करते हैं, एचपी से खास करके लैपटॉप मंगाते हैं, अच्छा पेन ड्राइव रहा भी तो भी उसके सब कोड्स रहते हैं, और उसमें भी तुम्हारे कंपनी के सारे सीक्रेट्स है। तुम मैनेजर हो तो तुमको लैपटॉप पे सब ड्राइंग ड्राइंग होगा, तो ट्रांसफर भी लिमिट रहेगा 100 MB, 200 MB, 300 MB, उसके ऊपर तो लैपटॉप प्रोसेस ही करेगा नहीं, तुम किसी को फाइल ऑनलाइन भेज भी नहीं पाओगे। ये सब कोड ऑफ कंडक्ट और उसमें सब सेटिंग्स रहते हैं। तो तुमको क्लियर कट बोला जाता है 9 से 4 का जॉब है, तुमको 8:55 9 o'clock तक अटेंडेंस जो क्लॉक रहता है ना उसमें थंब लगाए तो तुम्हारा अटेंडेंस आ जाएगा। ये सब तुमको फॉलो करना पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशन तुमको पहले बताया जाता है, टाइम होगा 9 से 6, तुमको पगार मिलेगा 50,000 रुपया, साल में 12 छुट्टियां मिलेंगे, वीकली 1 या 2 दिन ऑफ रहेगा। आजकल तो सैटरडे संडे ऑफ 5 days a week का ट्रेंड चला आ रहा है। बैंकिंग में भी सेकंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे रहते हैं। अगले 3 साल या 5 साल में 4 सैटरडेज भी छुट्टी हो जाएगा। धीरे धीरे ना इंडिया भी थोड़ा फॉरेन कल्चर के हिसाब से आ रहा है। बॉम्बे में मल्टीनेशनल कंपनीज में 6 days भी 5 days, वो तो हमारी तरह टीचर बेचारा लगे हुए रहते हैं 5 दिन 6 दिन, और फिर बीमार हो जाते हैं 6 दिन काम करके, संडे में भी लगे हुए यूट्यूब या इसमें। तो हम लोग टीचर्स लोग बेचारे 6 दिन, लेकिन बाकी 5 days a week काफी आ रहा है। सो टर्म एंड कंडीशन रहता है कि तुमको जॉब करना है 8 hours, तुम कंपनी के सीक्रेट्स किसी को बता नहीं सकते कॉम्पिटिटर से। इनफैक्ट तुम बताओ तुम मेरी जॉब कर रहे हो और कंपनी ये भी बोलती है कि अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन है कि तुमको गाड़ी अंदर लगानी है तो वही हेलमेट बोलते ना, पहन के ही गाड़ी अंदर आने देंगे, नहीं तो वो भी बाहर लगाओ। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जॉब के। 9 to 6 है तो तुम बाहर जा नहीं सकते, काम नहीं हो तो बैठो दूसरा कुछ करो, लेकिन फैक्ट्री प्रीमाइसेस छोड़ नहीं सकते अनलेस कुछ काम हो बाहर का। तो ऐसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर ने सेट किया। तो इस प्रकार से ये 12 पॉइंट्स है। इसको लर्निंग के लिए एक स्टोरी बनाया है रफाले पायलट का, जिससे तुमको पॉइंट याद आ रहा है। रफाले पता है ना, फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से खरीदा, डसॉल्ट एविएशन का। तो पॉइंट नंबर 1, एक स्टूडेंट ने अभी वापस जो मैंने इसका आई थिंक प्रोफेशन का जो स्टोरी बनाया था उसका ही कुछ कनेक्शन का कोशिश किया है। एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, देखो पॉइंट भी रफाले पायलट की भी जरूरत नहीं, प्रोफेशन की स्टोरी याद है। एक लड़का बोलते ना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसको एमबीबीएस बनना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर, हाँ अभी यहाँ पे मैंने चेंज किया, वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन की स्टोरी में डॉक्टर बनना था। तो मैं वापस इसमें आता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसा सोचो, एक स्टूडेंट के हाथ में ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, ये बुक वो बाजू में कर देता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन के तौर पर उसको पायलट बनना रहता है। बेटा पायलट बनना आसान नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है 35 to 40 लाख रुपीज का खर्चा आता है पायलट के लिए। आई थिंक 12th में मैथ्स फिजिक्स शायद कंपलसरी है उसमें। चश्मा रहता है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद अलाउड है मुझे लगता है, या चश्मा नहीं होना चाहिए, ऐसे सब कायदे। चश्मा तो हो सकता है लेकिन उसके बहुत सारे कायदे हैं। बट 35-40 लाख तो पकड़ ही लो ट्रेनिंग का। सो एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स का बुक बाजू में कर दी, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन के तौर पर उसको पायलट बनना है। उसने ऑब्जेक्टिव बनाया, पायलट का क्वालिफिकेशन हासिल करना है, उसने ऑब्जेक्टिव बनाया कि वो फाइटर पायलट बनना चाहेगा। क्वालिफिकेशन पायलट है नहीं, फाइटर पायलट। फाइटर पायलट के लिए 15 से 20 साल का बॉन्ड एंटर करना पड़ता है बेटा तुमको गवर्नमेंट के साथ, तुम नौकरी छोड़ नहीं सकते। क्योंकि तुमने गवर्नमेंट में, जब फाइटर पायलट का गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए खर्चा आता है एक फाइटर पायलट को ट्रेन करने के लिए। रफाले फाइटर जेट के लिए इंडिया ने जो फ्रांस में भेजे थे पायलट्स को, और अभी भी तुमने सुना है S-400 के वो आने वाले दिसंबर में रशिया से। जो भी मिसाइल या जो अपोजिशन पार्टी का जो अपना जो दुश्मन है उसने मिसाइल दागा तो रशिया का S-400 ऑटोमेटिक उसको हवा में उड़ा देगा, जैसे इजराइल ने किया था। तुमको पता है वो S-400, यस और नो? यस सर। तो इंडिया ने S-400 जो ऑपरेट करेंगे, तुम ऐसे ही थोड़ी ऑपरेट कर पाओगे, तुमको सीखना पड़ेगा। तो इंडिया ने जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ऑलरेडी रशिया में भेजा हुआ है ट्रेन करके, दिसंबर में अभी आने वाले हैं। S-400 जो आई थिंक 40-50 हजार करोड़ का खर्चा किया गवर्नमेंट ने।
50,000 करोड़ तो रफाले में किया है, इसमें 20 से 30,000 करोड़ इजीली गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो जब S-400 आएंगे तो लोगों को ट्रेनिंग के पीछे गवर्नमेंट ने खर्चा किया इतना, तो बॉन्ड फिर एंटर होता है। खैर बॉन्ड का टॉपिक वो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये स्टोरी हम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसको क्वालिफिकेशन के रूप में पायलट बनना था, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली फाइटर पायलट था। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क फॉर अदर्स मतलब वर्क फॉर अदर्स को ने गवर्नमेंट जो कि वर्क फॉर अदर्स के अंदर काम किया, उसका अब उसने प्लेन चढ़ाना सीखा। प्लेन देखो हवा में उड़ता है जो कि नेचर में है, तुमको बादल, आसमान, हवा, नीचे पेड़ पौधे, पानी, नेचर में प्लेन उड़ता है। शुरू किया, फुल टाइम वो रफाले में फ्लाई करता था और पार्ट टाइम MiG-21 में। वापस से एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में की क्योंकि उसको क्वालिफिकेशन के रूप में फाइटर पायलट करना था, बट उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव था रफाले फाइटर जेट चलाना। उसने गवर्नमेंट जो कि वर्क फॉर अदर्स काम किया, अदर्स मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम किया, और वो प्लेन उड़ाना शुरू किया। नेचर में प्लेन उड़ाता था, फुल टाइम रफाले में उसने उड़ाना शुरू किया, और पार्ट टाइम MiG-21 में। उसको सैलरी 7 लाख थी भाई, 6-7 लाख रुपए मिलता है पायलट को सैलरी साल का। 7 लाख भाई, महीने का, साल का नहीं। 6 से 7 लाख रुपए महीने का, 12 इंटू 7 84 लैक्स। क्यों पायलट इतने रईस रहते? 6 लाख तो एक डॉक्टर MBBS से इंडिया में पहला डॉक्टरी किया उसको 50,000। पहला जो नॉर्मल फाइटर जेट नहीं, नॉर्मल जेट वाले को पगार 3.5-4 लाख रुपए रहता है। एक होता है कैप्टन, जो कॉकपिट जो रहता है ना प्लेन के अंदर का कॉकपिट, फाइटर जेट नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड में कैप्टन और राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पहली उड़ान पहला प्लेन उड़ा था 1903, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वापस से शुरू करते हैं। एक लड़का को इकोनॉमिक की बुक हाथ में है जो बाजू में करता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसका क्वालिफिकेशन है पायलट बनना, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फाइटर पायलट बनाना। उसने गवर्नमेंट के अंडर काम करना शुरू किया, प्लेन उड़ाना शुरू किया नेचर में। फुल टाइम उसने रफाले में उड़ाया, पार्ट टाइम MiG-21 में उड़ाया। सैलरी के रूप में उसको 7 लाख, 7th पॉइंट इसलिए 7 लाख मिल रहा है। फिर प्लेन लद्दाख में प्लेन उड़ाना रिस्की था क्योंकि कभी भी चाइना के मिसाइल आ सकते हैं या प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो रिस्क था। पर उसको इंटरेस्ट था कश्मीर के ऊपर प्लेन उड़ाना। असली तो मजा, जन्नत तो कश्मीर में है, रिस्क लद्दाख में। लद्दाख में तो सॉर्टीज बोलते हैं, प्लेन उड़ते रहते हैं सेफ्टी के लिए, चेक करने के लिए एवरीथिंग ओके, और सामने वाले को भी बताए कि हम तैयार हैं, ठीक है ना। उसने बोला कि इंटरेस्ट कश्मीर के ऊपर से प्लेन उड़ाना है। पायलट, अभी उसने पायलट उड़ान भरी, दिल्ली से शुरू किया। ऐसे सोचो कैपिटल से, और ये देखो ये रफाले, ये इसको वाटर कैनन सैल्यूट बोलते हैं। कोई भी फाइट, जब रफाले पहली बार इंडिया में लैंड हुआ एयरपोर्ट में, कोई भी प्लेन या कैप्टन की पहली उड़ान रहती है या एयरपोर्ट में पहली बार प्लेन लैंड होता है तो इसको वाटर कैनन सैल्यूट देते हैं, ठीक है ना। जो प्लेन के ये दो दो टैंक्स है या ट्रक्स है जिसमें ऑपोजिट दिशा में वाटर कैनन सैल्यूट बोलते हैं। कोई भी फाइटर जेट हो या नॉर्मल प्लेन भी हो या कैप्टन भी हो, पहली बार एयरपोर्ट में लैंड हो रहा है, या फाइटर या पायलट की, नॉर्मल पायलट की भी आखिरी उड़ान हो तो भी उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है, जो एविएशन के टर्म्स एंड कंडीशन में सबके लिए है, ठीक है ना। ये प्लेन रफाले है। वापस एक बार स्टोरी डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स की बुक उसने बाजू में कर दी क्योंकि उसको क्वालिफिकेशन के रूप में पायलट बनना था, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था फाइटर प्लेन चलाना, फाइटर पायलट बनना। उसने गवर्नमेंट के अंडर काम किया, उसको काम मिला एरोप्लेन में चलाने का। नेचर ऑफ वर्क, नेचर में उड़ाता था प्लेन। उसने फुल टाइम रफाले उड़ाया, पार्ट टाइम MiG-21 उड़ाया। उसको सैलरी में 7 लाख मिलता था, ठीक है ना। पर रिस्क लद्दाख में था, तो उसने प्लेन बोलते ना, उसने बोला कि भाई मैं लद्दाख से ज्यादा कश्मीर में उड़ाना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट उसने कश्मीर में करवा के लिया। प्लेन की उड़ान शुरुआत किया इंडिया के कैपिटल से दिल्ली में, और फिर लेकिन दिल्ली में लैंड किया, ठीक है ना। या ऐसे सोचो, प्लेन उड़ के वापस दिल्ली में लैंड किया तो कोड ऑफ कंडक्ट था। वैसे तो जो रफाले आए थे वो दिल्ली में लैंड नहीं हुआ था, ईस्टर्न बॉर्डर में लैंड हुआ था, तो उसको वाटर कैनन का सैल्यूट दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो है एविएशन में, कि पहली बार जब प्लेन एयरपोर्ट में लैंड होगा तो उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो एविएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि कोई भी प्लेन पहली बार लैंड होगा तो उसको क्या वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट के तहत टर्म्स एंड कंडीशन एयरपोर्ट ने फॉलो किया।
तो इस प्रकार से ये 12 पॉइंट्स खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 11th इकोनॉमिक्स, 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस और 11th अकाउंट्स, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।